गवर्नमेंट के मुताबिक हिजाब सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि शर्म, हया और डिसिप्लिन का सिंबल है। इस साल ईरान में सब कुछ बदल गया, पूरा तख्ता पलट गया। मास प्रोटेस्ट हुए, आर्मी वीक हुई, यहाँ तक कि शाह को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। रास्ते में उन्हें मोरालिटी पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हिजाब टाइट नहीं पहना था। एक तरफ हिंदुस्तान में हिजाब पहनने के लिए प्रोटेस्ट होता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में हिजाब हटाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो देखिए, इस वीडियो को हम टोटल 4 चैप्टर में समझेंगे। पहले चैप्टर में हम समझेंगे कि ईरान में हिजाब आखिर कब से मैंडेटरी हुआ। दूसरे चैप्टर में हम समझेंगे कि ईरान में हिजाब को लेकर कौन कौन सा लॉ पास हुआ। और तीसरे में हम समझेंगे कि ईरान में हिजाब को लेकर कितने और कब कब प्रोटेस्ट हुए हैं। और लास्ट में हम समझेंगे कि ईरान का अभी का क्या हाल है। साल 1979 से पहले ईरान में रूल करता था एक किंग जो शाह के नाम से जाना जाता था। अब साल 1979 से ही पहले क्यों, तो ये डेट याद रखना, आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस टाइम ईरान काफी मॉडर्न था। वुमेन अपने मर्जी से कपड़े पहनती थी, हिजाब पहनना ना पहनना दोनों ही अलाउड था। असल में एक टाइम पर शाह के रूल में हिजाब को डिस्करेज भी किया गया, क्योंकि वो ईरान को वेस्टर्न स्टाइल मॉडर्न कंट्री बनाना चाहते थे। लेकिन शाह के इस रिफॉर्म से हर कोई खुश नहीं था, खासकर रिलीजियस लीडर्स। उन लोगों को लगा इस तरह से इस्लाम खत्म हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर इन्वेड हो रहा है और कंट्री की आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। यही से एक नाम उभर कर आता है जिनका नाम था आयतुल्लाह खुमैनी, जिन्होंने शाह के खिलाफ ओपनली बोलना शुरू किया। साल 1963 में खुमैनी ने शाह के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीच दिया। उन्होंने कहा, शाह इस्लाम का दुश्मन है, वो अमेरिका और वेस्ट का एजेंट है जो ईरान की सोल को खत्म करना चाहता है। इस स्पीच के बाद शाह की गवर्नमेंट ने उसे रेबेलियन माना और 5 जून 1963 में खुमैनी को अरेस्ट कर लिया गया। इस अरेस्ट के बाद पूरे ईरान में वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, जिसे कहते हैं 15 खुर्दाद अपराइजिंग। कुछ टाइम के बाद शाह को लगा कि सिर्फ जेल काफी नहीं है, इसलिए 4 नवंबर 1964 में खुमैनी को ईरान से बाहर निकालकर टर्की रिपोर्ट कर दिया गया। टर्की में कुछ टाइम रखने के बाद 1965 में उन्हें इराक शिफ्ट कर दिया गया और साल 1978 में इराक पर जब प्रेशर बढ़ा तो खुमैनी वहाँ से निकलकर फ्रांस चले गए। ये डिसीजन उनका खुद का था, पर अब भी वो एग्जाइल में थे, मतलब वो अपने देश वापस नहीं जा सकते थे। फिर आया साल 1979 और इस साल ईरान में सब कुछ बदल गया, पूरा तख्ता पलट गया। मास प्रोटेस्ट हुए, आर्मी वीक हुई, यहाँ तक कि शाह को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। और यहीं से शुरू हुई इस्लामिक रेवोल्यूशन। खुमैनी 15 साल बाद ईरान वापस आया और ईरान का सबसे पावरफुल लीडर बन गया। रेवोल्यूशन के बाद खुमैनी ने ईरान को इस्लामिक कंट्री बनाना स्टार्ट किया। मार्च 1979 में खुमैनी ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में वुमेन को इस्लामिक ड्रेस कोड फॉलो करना होगा, मतलब हिजाब पहनना होगा। बहुत सी औरतों ने प्रोटेस्ट किया। उनका कहना था ये हमारी पर्सनल फ्रीडम है, लेकिन प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं हुआ। शुरू में ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन था, पर धीरे धीरे स्ट्रिक्ट रूल बनने लगे और 1983 में हिजाब ऑफिशियली लॉ बन गया, मतलब पब्लिक प्लेसेस में हिजाब ना पहनना क्राइम कहलाने लगा। इस वजह से शुरू के कुछ सालों में इन्फोर्समेंट थोड़ा कंफ्यूजन और अनइवन रहा, लेकिन ईरान में एक लॉ पास हुआ, इस्लामिक पेनल कोड आर्टिकल 638। इस लॉ में क्लियर लिखा गया, अगर कोई वुमेन पब्लिक प्लेस में बिना हिजाब के दिखी तो उसे 10 दिन से 2 महीने तक की जेल या फाइन या दोनों हो सकता है। इस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए ईरान में एक स्पेशल फोर्स बनाई गई, जिसे आज पूरी दुनिया मोरालिटी पुलिस के नाम से जानते हैं। मोरालिटी पुलिस कोई आम पुलिस नहीं है, इन्हें खासकर वुमेन के लिए बनाया गया था। इनका काम है औरतों पर निगरानी करना कि कौन पब्लिक प्लेस में हिजाब पहन कर है और कौन नहीं। इसके बाद 13 अगस्त 2011 में एक और लॉ बना, लॉ ऑन प्रमोटिंग वर्च्यू एंड प्राइवेटिंग वाइस। इस लॉ का कनेक्शन ना सिर्फ हिजाब से था बल्कि बहुत सी चीजों से था, जैसे हिजाब ना पहनना, लूज हिजाब या अन इस्लामिक ड्रेस, टाइट कपड़े, वेस्टर्न कल्चर क्लॉथ, पब्लिक में फ्लर्टिंग, किसिंग, रोमांटिक बिहेवियर, पब्लिक में डांस, लाउड म्यूजिक या अन इस्लामिक म्यूजिक, ये सब बाइस माना गया। और इस लॉ में पब्लिक नहीं बल्कि गवर्नमेंट और मोरालिटी पुलिस डिसाइड करेगी कि क्या गलत है और क्या सही। और सितंबर 2023 में हिजाब एंड चैस्टिटी बिल नाम से एक लॉ पास हुआ। इस लॉ का मेन फोकस सिर्फ एक चीज पर है, हिजाब और इस्लामिक मोरालिटी को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना।
गवर्नमेंट के मुताबिक हिजाब सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि शर्म, हया और डिसिप्लिन का सिंबल है। इस लॉ में हिजाब को लेकर काफी सख्त रूल्स लिखे गए हैं, जैसे हिजाब वायलेशन, इम्प्रॉपर हिजाब पहनना, हेयर या बॉडी का कोई भी हिस्सा दिखना क्राइम माना जाता है। और ये वो सभी लॉ है जो खास करके हिजाब के लिए बनाया गया है। पहली बार ईरान में प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला ठीक इस्लामिक रेवोल्यूशन साल 1979 के बाद, जब हिजाब पहनना कंपलसरी अनाउंस कर दिया गया। इस अनाउंसमेंट के बाद तेहरान और बाकी शहरों की हजारों औरतें सड़कों पर उतर गई, जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड अर्बन वुमेन्स थी, जो अपनी पर्सनल फ्रीडम के लिए आवाज उठा रही थी। इस प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोगों को डिटेन कर लिया गया और उन पर प्रेशर डाला गया और ये प्रोटेस्ट लगभग 6 दिनों तक चला था। इसके बाद 2014 में ईरानियन जर्नलिस्ट मासी अली नजद के द्वारा माई स्टिल द फ्रीडम नाम से एक फेसबुक पेज बनाया गया, जहां औरतों ने अपनी फोटोज एंड वीडियोस बिना हिजाब के शेयर करना शुरू कर दी। ये मूवमेंट पीसफुल था लेकिन बहुत ही पावरफुल। इसने पूरी दुनिया को दिखाया कि ईरान में हिजाब चॉइस और कंट्रोल का इशू बन चुका है। अगला प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला 2017 में, जिसे गर्ल्स ऑफ रेवोल्यूशन स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। इस मूवमेंट की शुरुआत तेहरान की रेवोल्यूशन स्ट्रीट पर हुई, जब एक यंग वुमेन विदा मुवाहिद ने अपना हिजाब उतारकर एक स्टिक से लटका दी और पब्लिक प्लेस में खड़ी हो गई। बाद में एक एक करके अलग अलग शहरों में औरतों ने सेम एक्ट रिपीट किया। इस मूवमेंट के दौरान बहुत से औरतों को अरेस्ट भी किया गया, जिनमें कुछ को जेल भी हुई और ये प्रोटेस्ट लगभग 4-5 महीने तक चला, लेकिन इसका सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। सरकार अब भी अपने ही रूल्स पर कायम थी। इस तरह का एक और प्रोटेस्ट हुआ व्हाइट वेडनेसडे नाम से, जो शुरू तो 2017 में ही हो गया था, लेकिन 2018-19 में ये ज्यादा विजिबल हुआ। अगला प्रोटेस्ट जो हुआ वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसे आज पूरी दुनिया मासा अमीनी प्रोटेस्ट नाम से जानते हैं। 13 सितंबर 2022 में मासा एमिनी नाम की एक 22 साल की औरत जो तेहरान शहर से वापस आ रही थी, रास्ते में उन्हें मोरालिटी पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हिजाब टाइट नहीं पहना था। उसके कुछ बाल दिख रहे थे। एमिनी को डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है। एमिनी को कासरा हॉस्पिटल ले जाया जाता है और थोड़ी देर बाद यह खबर आती है कि एमिनी की मौत हो गई। गवर्नमेंट और पुलिस का ये कहना था कि एमिनी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन सच तो कुछ और ही था। गवर्नमेंट का ये बात लोगों को हजम नहीं हुआ। बाद में कुछ रिपोर्ट आया जिसमें यह क्लियर हुआ कि एमिनी की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि पुलिस वालों के मारने की वजह से हुई है। इसके बाद ईरान में नेक्स्ट लेवल का प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। तेहरान से लेकर छोटे छोटे शहरों तक के लोग सड़कों पर उतर आए। औरतों ने अपना हिजाब उतारकर जलाना शुरू किया, अपने बाल काटने लगी और नारा लगाया वुमेन लाइफ फ्रीडम। ये सिर्फ हिजाब के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे कंट्रोल सिस्टम के खिलाफ आवाज था। गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट वाले शहरों में मोबाइल, इंटरनेट और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया ताकि फोटोज और वीडियोज अपलोड ना हो पाए। इस मूवमेंट में हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया और कई जगहों पर वायलेंट क्रैकडाउन्स देखने को मिले, जिसमें 550 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें मर्द, औरत और बच्चे सभी थे। इस बार प्रोटेस्ट महीनों तक चला और पूरे वर्ल्ड का अटेंशन ईरान पर आ गया। मासा एमिनी प्रोटेस्ट ने हिजाब को ग्लोबल ह्यूमन राइट्स इशू बना दिया। अभी के टाइम पर ईरान की हालात बहुत खराब है। हो सकता है सरकार भी गिर जाए। लोग आयतुल्लाह खामनेई की तस्वीर जलाकर सिगरेट जला रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस बार ये सब कैसे शुरू हुआ। 28 दिसंबर 2025 में ईरान में एक नया मूवमेंट फिर से शुरू हुआ। पहले ये इकोनॉमिक क्राइसिस और महंगाई के खिलाफ था, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट और सिस्टम के खिलाफ हो गया। प्रोटेस्टर्स ने न सिर्फ कपड़ों और हिजाब का सवाल उठाया, बल्कि पूरे रिजीम और फ्रीडम के हक में अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान करीब 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 20,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स को सरप्राइज करने के लिए एक बार फिर से इंटरनेट, फोन और नेटवर्क पर ब्लैकआउट लगा दिया। ओवरऑल ईरान की हालात अभी भी बहुत खराब है और अगर तख्ता पलट होता है तो इससे इंडिया को भी बहुत नुकसान हो सकता है।